नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज व्याकरण का एक और भाग शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति जो है व्याकरण का एक अहम पार्ट है, हिस्सा है। आज इसको पढ़ेंगे। शब्द शक्ति क्या है? ये शब्द शक्ति तो शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाले बौद्धिक व्यापार को शब्द शक्ति कहा जाता है। इसका मतलब है जिस साधन या शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। बड़ी सरल सी परिभाषा है यह। शब्द तीन प्रकार के होते हैं तथा जो शक्ति उन तीनों शब्दों से तीन अलग अलग अर्थ को प्रकट कराती है शब्द शक्ति कहलाती है। तीन अलग अलग अर्थ प्रकट कराने के कारण ही जो है शब्द शक्ति तीन प्रकार की मानी जाती है। उसके तीन भेद माने जाते हैं शब्द के अर्थ के आधार पर। पहली है अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा में क्या है? ये वाच्यार्थ है, बोलने से। जब पढ़ने से लोक प्रसिद्ध अर्थ का पता चल जाता है, केवल पढ़ने मात्र से जो अर्थ उसमें छुपा हुआ है उसका पता चल जाए, जो अर्थ निकल जाए, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरी जो शब्द शक्ति है लक्षणा। तो लक्षणा लक्ष्यार्थ है। मुख्य अर्थ में बाधा हो, जो मुख्य अर्थ समझने में दिक्कत आ रही हो, बाधा हो और संबंधित अन्य अर्थ उसका निकलता हो, वह लक्षणा कहलाएगी। तीसरा जो शब्द शक्ति का रूप है वह व्यंजना शब्द शक्ति है और यह व्यंग्यार्थ है। मुख्य तथा लक्ष्यार्थ से भिन्न, मतलब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अगर कोई अर्थ निकलता है तो वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। पहली जो शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा है शब्द को सुनकर या पढ़कर। सीधी सी है, सबसे सरल है कि शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका जो प्रचलित अर्थ है ज्ञात होता है उसे अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ शब्द शक्ति कहा जाता है। मतलब जो अर्थ वाक्य में छिपा हुआ केवल वही निकल के आए, कोई अन्य अर्थ उसकी तरफ कल्पना ना करवाए, अभिधा शब्द शक्ति होती है। इससे मिलती जुलती दूसरी परिभाषा और कुछ सरल शब्दों में उसको देखेंगे। जिस व्यापार के द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ अथवा कोशगत अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। जो शब्द कोश में उस शब्द का वही अर्थ दिया गया हो तो वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। और प्राचीन आचार्यों ने इस शब्द शक्ति को प्रथमा के नाम से जाना है और जो है अग्रिम शब्द शक्ति के नाम से भी जानते हैं। अगला जो है वो स्पष्ट रूप से इस अभिधा शब्द शक्ति के लिए हम यह कह सकते हैं जहां साधारण प्रश्न का साधारण उत्तर मिल रहा हो, जहां साधारण प्रश्न का साधारण उत्तर मिल रहा है तथा अर्थ अभिव्यक्ति में कोई मुश्किल भी नहीं आती, अर्थ को अभिव्यक्त करने में कोई मुश्किल ना आए, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जिसके अर्थ में कोई मुश्किल ना आए वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि सूर्य प्रकाश देता है, इसमें सूर्य प्रकाश देता है, इसमें और कोई दूसरा या अन्य अर्थ कोई नहीं निकलता। सूर्य प्रकाश देता है मतलब प्रकाश देता है। पानी में कमल खिलता है तो पानी में कमल खिलता है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकल के आता है। ठीक उसी प्रकार से आप कहाँ जा रहे हैं? भाई दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, सीधा सा जो अर्थ आया, जो उसमें वाक्य में छिपा हुआ है उसका वही उत्तर मिल जाए, साधारण प्रश्न का साधारण उत्तर मिल जाए, वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति के भेद, अब उपभेद कह दें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि भेद तो ये हैं और भेदों के जब भेद होते हैं तो वो उपभेद कहलाते हैं, उपभेद कहलाते हैं। तो देखेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति के उपभेद शब्दों की रचना के आधार पर अभिधा के निम्नलिखित उपभेद होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो रूढ़ि अभिधा और दूसरी यौगिक अभिधा और तीसरी योग रूढ़ अभिधा। तो देखेंगे कि रूढ़ि अभिधा, इसकी परिभाषा जिन शब्दों की स्वतंत्र सत्ता हो, जैसा कि रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, उन तीनों ही शब्दों के आधार पर इस शब्द शक्ति को लिया है। तो रूढ़ मतलब जो शब्द का अर्थ जो निकलता है वही एक बात, दूसरा उनको तोड़ने से कोई दूसरा अर्थ ना निकलता हो, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, तो रो और टी को अलग अलग कर दिया तो कोई अर्थ नहीं देता है,
तो इसी प्रकार से यह शब्द शक्ति है जिन शब्दों की स्वतंत्र सत्ता हो तथा किसी अन्य शब्द के मेल से न बने हों, किसी अन्य शब्द के मेल से न बने हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, जैसे रोटी, हाथी में हा और थी, हा का कोई अर्थ नहीं और थी का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, तो उसी प्रकार से जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले वहाँ रूढ़ी अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे पैर, आँख, कान, नाक, कितने ही शब्द ले ले जिनका एक अर्थ निकलता हो, घोड़ा, पेड़, पौधा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि रूढ़ी अभिधा। ये दूसरी जो है यौगिक अभिधा शब्द शक्ति, जो शब्द किसी रूढ़ शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय लगने से बनते हैं। अब रूढ़ शब्द के लिए एक और नई बात है कि ये जो है यौगिक शब्द जो हैं वो उपसर्ग और प्रत्यय के योग से भी बनते हैं, तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक बार पुनः इस परिभाषा को देखेंगे। जो शब्द किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगने से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं, माने योग से जुड़ने से बनते हैं। जो शब्द व्यापार इस प्रकार के अर्थ का बोध कराता है उसे यौगिक अभिधा कहते हैं। अब बन करके, जुड़ करके बने हो, जैसे देखा भूपति की सवारी जा रही है। अब यहाँ भूपति शब्द है भू जमा पति, भू मतलब धरती, पति मतलब स्वामी, तो राजा। अब राजा की सवारी जा रही है, तो ये कौन सा हुआ? यौगिक अभिधा। अगला है तीसरा अभिधा का भेद, योग रूढ़। तो योग रूढ़ के लिए जो शब्द व्यापार किसी ऐसे अर्थ का बोध कराए जो यौगिक शब्दों से बना हो, यौगिक शब्द माने दो शब्दों से मिलकर के बना हो, परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो, किसी विशेष अर्थ के लिए आया हो, वहाँ योग रूढ़ शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर देखा कितना सुंदर पंकज। अब देखो पंख, पंख जमा अज। अब जमा अज, पंख मतलब कीचड़, अज मानी पैदा हुआ हुआ, तो ये कैसा शब्द हुआ? योग रूढ़। क्यों? क्योंकि पंख और अज दोनों ही, पंख का मतलब होता है कीचड़, अज मतलब पैदा, कीचड़ में पैदा होने वाला, और दोनों को मिलाते हैं तो पंकज वह फूल आता है। तो यहाँ पर योग रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति हुई। अब इसके बारे में एक विशेष तथ्य है, उन तथ्यों को देखेंगे। जहाँ किसी शब्द में यमक अलंकार की प्राप्ति होती है, जहाँ कहीं भी यमक अलंकार हो वहाँ प्रायः अभिधा शब्द शक्ति ही मिलेगी। जिस भी वाक्य में यमक अलंकार आपको मिलता है वहाँ पर जो है अभिधा शब्द शक्ति ही होगी। जैसे सारंग ते सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग नहीं होता तो सारंग करता चोट। और ठीक उसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण, कनक कनक ते सो गुने मादकता अधिकाय, वह खाए जग बोराए वह पाए जग बोराए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यमक अलंकार में जो है वो अभिधा शब्द शक्ति ही होगी। से मिलती जुलती एक और नई बात है, यहाँ विशेष तथ्य है, कभी कभी उत्प्रेक्ष अलंकार में भी जो है वह अभिधा शब्द शक्ति मिलती है। देखें कभी कभी उत्प्रेक्ष अलंकार के पदों में भी उनका मुख्य अर्थ ही प्रकट होता है कभी कभी, अतः इस अलंकार में भी प्रायः, हमेशा नहीं प्रायः अभिधा शब्द शक्ति ही होती है। जैसे भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूर भजन जाते कयो सो तू भजो गवार। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति में जो था, जो शब्द उसके अंदर छुपा हुआ वही निकल करके आए, वो तो अभिधा शब्द शक्ति हुई। और विशेष तथ्य में क्या आया? यमक अलंकार में जो अभिधा शब्द शक्ति, और साथ ही उसके साथ उत्प्रेक्ष अलंकार में भी प्रायः अभिधा शब्द शक्ति ही मिलेगी। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा जो है, मुख्यार्थ में बाधा होने पर, उसमें तो मुख्यार्थ सीधा आया, अभिधा में तो सीधा आया, मुख्यार्थ में बाधा होने पर जब किसी अन्य अर्थ की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है, तो उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। और जिस व्यापार के आधार पर लक्ष्यार्थ तक पहुंचा जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। माने मुख्य अर्थ में बाधा आ जाए, उससे मिलता जुलता कोई दूसरा अर्थ निकलता हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आइए एक परिभाषा पर और नजर डाल लेते हैं। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित कोई अन्य, मुख्यार्थ से ही संबंधित कोई अन्य अर्थ प्रकट हो
तो वह अन्य अर्थ देने वाला व्यापार कार्य लक्षणा शक्ति कहलाता है। ये बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार फिर से देख लें ताकि आपको लक्षणा शब्द शक्ति आराम से समझ में आ जाए कि मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर जो थे मुख्य अर्थ से ही संबंधित कोई अन्य अर्थ प्रकट हो तो वहाँ जो थी अपनी लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब लक्षणा शब्द शक्ति की कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं, लक्षण हैं, उनको देखने से यह शब्द शक्ति आसानी से समझ में आ जाएगी। एक तो पहली बात, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है तो लक्षणा शब्द शक्ति, मुख्य अर्थ से संबंधित दूसरा अर्थ निकलता हो लक्षणा शब्द शक्ति, इस अर्थ पर किसी रूढ़ि या परंपरा या प्रयोजन मतलब उद्देश्य के आधार पर लगाना है। इस अर्थ का किसी जो थे रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लगाना होता है। और अब बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के उपभेदों पर। तो लक्षणा शब्द शक्ति के 2 उपभेद होते हैं और अभिधा के 3 उपभेद हमने किए थे। और लक्षणा के 2 हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति को इस साइड से एक बार समझ लेंगे कि जो है अपनी लक्षणा शब्द शक्ति उसके 2 भेद हुए, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा के फिर से 2 पार्ट, गौणी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा। और ठीक उसी प्रकार से प्रयोजनवती लक्षणा के भी 2 ही उपभेद हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। तो ये थे लक्षणा शब्द शक्ति और उसके भेद और उपभेद। अब पहली पर चर्चा करते हैं, रूढ़ा जो है लक्षणा शब्द शक्ति क्या है। तो जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा, ये तो पहली आई लक्षणा शब्द शक्ति की बात होगी, होने पर रूढ़ि के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। एक बार पुनः देखेंगे कि जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा हो, सीधा अर्थ ना पकड़ में आए, किंतु जो थे रूढ़ि के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, उसकी तरफ जाया जाए जो उससे मिलता जुलता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे देखेंगे राजस्थानी वीर है, तो ये राजस्थानी वीर हैं माने राजस्थान के लोग वीर हैं, ये यहाँ अर्थ निकल के आ रहा है। उसी के मुख्य अर्थ में बाधा और जो थे रूढ़ि के आधार पर ले रहे हैं, तो राजस्थानी वीर, राजस्थान के लोग वीर हैं। ठीक उसी प्रकार से गंगा में घोष और वह चौकन्ना था। अगली जो है रूढ़ा लक्षणा के बाद में प्रयोजनवती लक्षणा। तो प्रयोजनवती लक्षणा की परिभाषा है जहाँ किसी विशेष अभिप्राय, उद्देश्य, प्रयोजन से लाक्षणिक शब्द का प्रयोग हो, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। तो क्या है, राकेश तो बंदर है, ये प्रयोजन। भैंस के आगे बीन बजाना, घी मेरा जीवन है, सूर्य माथे पर आ गया, ये प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण हैं। अगली जो है तीसरी शब्द शक्ति है वह व्यंजना शब्द शक्ति है। तो व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न, मुख्य और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का पता लगे तो वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मुख्य अर्थ से अलग, लक्ष्यार्थ से अलग, कोई तीसरा अन्य अर्थ की तरफ जा रहा हो तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इसकी परिभाषा एक और है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे सरल शब्दों में। जहाँ शब्द का अर्थ अभिधा तथा लक्षणा शक्तियों के द्वारा नहीं लगता है, वहाँ की गहराई में छिपे हुए अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। माने सीधा अर्थ न पकड़ के कोई और ही अर्थ निकल के आ रहा हो, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना शब्द शक्ति के 2 पार्ट होते हैं, आब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। आब्दी शाब्दी व्यंजना और जो थे अर्थी। शाब्दी मानी शब्द और आर्थी मानी अर्थ, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो है ये शब्द शक्ति हैं। अब देखते हैं शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ शब्द विशेष के कारण जो था वो व्यंग्यार्थ का बोध होता हो, वहाँ शब्द हटा देने पर
व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। शाब्दी व्यंजना में शब्द के कारण होता है और उस शब्द को हटा दिया तो वो अर्थ नहीं आएगा, उसका पर्याय रख देने पर वह अर्थ नहीं आएगा। यहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। एक बार फिर एक और परिभाषा है, उसको भी देख लेते हैं। जब किसी वाक्य पद में किसी शब्द विशेष के कारण ही व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, अर्थात उस शब्द के स्थान पर उसका अन्य कोई पर्यायवाची शब्द रख देने से यदि व्यंजना का प्रभाव नष्ट हो जाता है, माने प्रभाव नष्ट हो जाएगा जब हम उसका पर्यायवाची रख देंगे, तो वहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होंगी। माने शब्द के कारण ही वहाँ चमत्कार आता है और शब्द के कारण ही जो है उसमें व्यंग्यात्मकता आती है। जैसे देखेंगे, ऐसे पहले एक और है, विशेष तथ्य है, तो वो सलेस अलंकार में शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ये प्रश्न नेट वगैरह के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में और सेकंड ग्रेड हिंदी टीचर के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ इसको और एक बार देख लेंगे कि विशेष तथ्य क्या है, शाब्दी व्यंजना जो थी वो उसमें क्या है। तो हमेशा श्लेष अलंकार में शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और उसका एक उदाहरण है, चिरंजीवी जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वृक्ष भानुजा वे हलदर के वीर। अब यहाँ पर इस शब्द का अगर पर्यायवाची रख दें, इस शब्द का पर्यायवाची रख दें तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा, फिर यह शाब्दी व्यंजना नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। और इसके बाद में देखेंगे दूसरी जो थी व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा उपभाग आर्थी व्यंजना। शब्दी के बाद में अर्थी व्यंजना। यहाँ देखेंगे कि जब व्यंजना शब्द पर आधारित न होकर के, जब व्यंजना शब्द पर आधारित न होकर के उसके अर्थ पर आधारित हो तो आर्थी होगी। शब्द पर आधारित है तो शाब्दी, अर्थ पर आधारित है तो आर्थी। अर्थात किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी व्यंग्यार्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है, जबकि शाब्दी में अगर उसका पर्यायवाची रख दिया तो उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा और वह शाब्दी नहीं रहेगी। और आर्थी में उसका पर्यायवाची रख देने पर अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आता है। एक बार और परिभाषा इसको और सरल तरीके से देख लेते हैं। जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द पर निर्भर न होकर के अर्थ पर निर्भर रहता है, तो जहाँ अर्थ पर निर्भर होगा तो आर्थी व्यंजना, अर्थात उस शब्द विशेष के स्थान पर उनका अन्य कोई पर्यायवाची शब्द रख दिए जाने पर भी व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, वहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। जैसे देखेंगे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। तो यहाँ मतलब महिला की दो स्थितियाँ बताई गई हैं, एक उसका संघर्षमय जीवन और एक मातृत्व था। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी जो है उसका अर्थ बदल देंगे या कोई शब्द रख देंगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत पद में जैसे हमने दिया, इसकी व्याख्या करके देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में नारी के दो गुणों की व्यंजना की गई है, उसका ममत्व भाव और कष्ट सहने की क्षमता, ये दोनों ही बातें इसमें बताई हैं। यह व्यंग्यार्थ ममत्व का भाव आंचल में दूध और कष्ट सहने की क्षमता आंखों में पानी, तो जो है यह व्यंग्यार्थ किसी शब्द के कारण न होकर के अर्थ के कारण आया है, अतः यहाँ अर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। आइए अब तीनों ही शब्द शक्तियों का सम्मिश्रित जो है एक बार अध्ययन कर लेते हैं, सार स्वरूप अध्ययन कर लेते हैं ताकि अपनी शब्द शक्ति क्लियर हो जाए। कम से कम समय में अधिक से अधिक जो है मैं पाठ्यक्रम करवाने का जो एक वचनबद्ध हुआ था वही मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए शीघ्रता कर रहा हूँ। शब्द शक्ति के संबंध में विशेष तथ्य पहले देखेंगे। अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति की मुख्य बातें क्या क्या हैं। केवल मुख्य अर्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ प्रकट होता है अभिधा में। पाठक और श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है, इसका अर्थ निश्चित होता है, कोई कल्पना का प्रयोग नहीं होता, सीधा अर्थ वहीं आता है, इसके लिए अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये सारी अभिधा शब्द शक्ति की महत्वपूर्ण बातें थी। दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति, इसकी महत्वपूर्ण बातों को देखें कि लक्षणा में शब्द के मुख्यार्थ से हट करके उसी के लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। मुख्यार्थ से हट करके अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, मुख्य अर्थ से परे लक्षणानुसार अपनी कल्पना और तर्क के आधार पर अभिष्ट अर्थ तक पहुंचा जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात लक्षणा शब्द शक्ति की आती है, लक्ष्यार्थ निकालने में अभिधा शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उस वाक्य की जरूरत पड़ती है। तीसरा ये और चौथा जो है अर्थ निश्चित नहीं होता है इसका,
किंतु अर्थ की दिशा निश्चित होती, अर्थ निश्चित नहीं होता है किंतु दिशा निश्चित होती है, अर्थात लक्षणा के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। और ये बात महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लेंगे, ये नेट की परीक्षा से संबंधित है। और अगली जो बात है वो तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति की महत्वपूर्ण बातों को जब हम देखेंगे तो उनमें से पहली बात दिखाई देती है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से भिन्न कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है। अभिधा एवं लक्षणा दोनों की आवश्यकता होती है। व्यंजना शब्द शक्ति को समझने के लिए अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियों की आवश्यकता होती है। संदर्भ के आधार पर अर्थ का स्वरूप तय होता है, जैसा संदर्भ जैसा विषय उसके अनुकूल उसका स्वरूप तय होता है। कल्पना का सहारा निश्चित रूप से लेना पड़ता है। और अंतिम जो व्यंजना शब्द शक्ति की विशेषता है वह यह है कि इसमें संकेत भर होता है, बाकी समस्त अर्थ पाठक प्रसंग के आधार पर ग्रहण करता है। ये हमारी शब्द शक्ति थी, जिनके तीनों पार्ट जो कम से कम समय में करवाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।